2012 में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है सिर्फ 5 बिलियन यूएस डॉलर थी। लेकिन 6 साल में ऐसा हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था तो घटकर आज के दिन जो है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है और चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ के 13 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई। सैनिकों की शहादत के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ मोदी जी ने हमें बता दिया कि मरते मरते मर गए। जिसको हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है, तो पहला हाथ तो मोदी जी ने जब तोड़ दिया जब उन्होंने नोटबंदी की, दूसरा हाथ जब तोड़ दिया जब उन्होंने जो जीएसटी लगाया, तीसरी टांग जो उनकी बची हुई थी भारत माता की, वो जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे 44 सैनिक मारे गए तब तोड़ दी, और जब ये कोरोना हुआ तो चौथी टांग तोड़ दी। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार जी, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज उनके पास हम लोग हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। रविंद्र जी आपके पास, आप ऐसे हर सब्जेक्ट पे अपनी महारत रखते हैं कि जो स्थिति आज पैदा हुई चीन के हमले के बाद, क्योंकि इतने दिन गुजर गए, सरकार कुछ बता नहीं रही, केंद्र सरकार बता नहीं रही, जद्दा में स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि कोई कह रहा है 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, कोई कहता है हमने उनके 40 से लेकर 50-100 जवान तक मारे हैं, और कोई कहता कि कोई गिनती नहीं है अभी तक, इतने अफसर मरे हैं। ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे कि जब बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, देश में भी नाजुक दौर चल रहा है, और ये जो चीन का डिस्प्यूट एक दिन में पैदा नहीं हुआ, बहुत दिनों से चल रहा था। तो ऐसे मौके पे जब इकॉनमी बिल्कुल डाउन है, देश में अभी तक स्थिति अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ है देश, और ऐसे में अचानक एक हमला हो जाना, एक हमारे इतने 20 जवानों का शहीद हो जाना, जिसमें कर्नल है, कर्नल का मरना, ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी बड़ी घटना हुई है, कर्नल की जो शहादत मिली है उसको। तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? हमारी जो सरकार है उसकी जो नोटबंदी से शुरू हुई कि हर स्कीम फेल होती चली जा रही, तो ये भी उसी फेल्यूर में एक आता है। चीन के साथ झूला झूलना और नेपाल के साथ रोटी बोटी करना, बेटी रोटी करना, ये सब चीज़ें फ्लॉप है। तो क्या चाहते हैं, अगर देश की स्थिति में ले जाना चाहती है सरकार? देश इस समय बड़ी निराशा के गर्त में है, और देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो आज के हालत के बारे में अपनी क्या राय रखें। कश्मीर की गलावन घाटी में आपने देखा कि हमारे 20 बहादुर सैनिक जो है मारे गए, शहीद हुए, और उन बहादुर सैनिकों ने अपनी जान देकर जो है देश की रक्षा करने का काम किया जी। लेकिन देश की सरकार ने उन 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ मोदी जी ने हमें बता दिया कि मरते मरते मर गए, जबकि होना चाहिए था कि मारते मारते उन्होंने शहादत दी। तो ये कहना एक बड़ी बेचारगी की बात है कि हमारे सैनिक जो है मर गए। हमारा सैनिक कभी मरता नहीं है। हिंदुस्तान की सेना जो है दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में है, और हमारी की माउंटेनिंग जो सेना है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट माउंटेनिंग जो है यूनिट मानी जाती है। और ऐसी हालत में हम देखते हैं कि देश में पूरा देश जो है एक तरह से सदमे की हालत में है। जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैं उस समय वो टेनिसन की एक कविता पढ़ रहा था कि दे हैव नॉट टू आस्क एनी रीज़न, दे हैव बट टू डू एंड डाई, ऑल 600 रोड वेंट इनटू द वैली ऑफ डेथ। तो जो 600 सैनिक चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के टाइम में आता है, हम बचपन में पढ़ते थे कि उन्होंने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी, और उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया। तो हमारे जो सैनिक मरे हैं, सैनिक कभी सवाल नहीं करता, सैनिक जो है अपना कर्तव्य को पूरा करता है, और अगर वो मारा जाता है तो ये मैं मानता हूँ कि देश के राजनीतिक नेतृत्व की भूल है, उसकी चूक है। अब जैसे कि अभी आपने कहा नोटबंदी, तो हम देखते हैं कि जब अगर हम भारत और चीन का कंपैरिजन करें तो दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि भारत और चीन कभी भी स्वाभाविक पड़ोसी नहीं रहे। 1956 से पहले चीन के और भारत के बीच में एक तिब्बत था और एक नेपाल था, तो हमारा सीधा कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, तो चीन की जो सीमाएं हैं हिंदुस्तान की सीमाओं तक आ गई, और तब से हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान की सीमाओं पर, चीन के साथ की जो सीमा पर है उस पर हमेशा झगड़ा रहता है,
1962 में लड़ाई हुई, 1967 में लड़ाई हुई, 1975-76 में लड़ाई हुई और अब 2020 में हुई। तो जो सवाल आता है कि चीन जो है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और चीन उसके बाद आज़ाद हुआ, तो चीन की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से आधी थी। 1993-94 में चीन की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बराबर थी। 2012 में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है सिर्फ 5 बिलियन यूएस डॉलर थी। लेकिन 6 साल में ऐसा हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था तो घटकर आज के दिन जो है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है और चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ के 13 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? तो मैं देखता हूँ भारत माता का सीन, जिसको हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है, तो पहला हाथ तो मोदी जी ने जब तोड़ दिया जब उन्होंने नोटबंदी की, दूसरा हाथ जब तोड़ दिया जब उन्होंने जो जीएसटी लगाया, तीसरी टांग जो उनकी बची हुई थी भारत माता की, वो जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे 44 सैनिक मारे गए तब तोड़ दी, और जब ये कोरोना हुआ तो चौथी टांग तोड़ दी। और जो अब देखते हैं हम लद्दाख, जो भारत माता का सिर है, उस पर जो चोट हुई है, उससे जो है जो घाव हुए हैं, पूरी भारत माता लहूलुहान हो गई है। और मुझे ऐसी हालत में लगता है कि पूरा देश जो है ये देखता है कि हमें जो है चीन से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, नेपाल से लड़ना है, बांग्लादेश से लड़ना है, हमें सबसे लड़ना है, तो हमें करना क्या है? नहीं तो अब ये स्थिति क्यों ऐसी उत्पन्न होती जा रही है? जैसे मोदी जी तो बड़ा लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे कि हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे। जब 1913-14 में वो भाषण दिया करते थे कि चीन को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए। हमारे जो आज के डिफेंस मिनिस्टर है, उस वक्त प्रेसिडेंट बीजेपी थे, वो कहते थे इतने दिनों से चीन यहाँ बैठा हुआ, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब ये सरकार क्या कर रही है? देखिए, राजनाथ सिंह जी का आपने जैसे भाषण का भी बताया, तो अक्टूबर 2013 में वो कहते थे कि चीन हमारे यहाँ आ गया है, सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए। खुली छूट। अब राजनाथ सिंह जी खुद जो है देश के रक्षा मंत्री हैं, खुली छूट दे दें। मोदी जी कहते थे लाल लाल आंखें करके जो है चीन से बातें करनी चाहिए, अमेरिका के पास क्यों भागे भागे जाते हो। तो आज देखेंगे कि आज जब आंखें लाल लाल करके चीन को सबक सिखाने की बात है, पूरे देश की 138 करोड़ जनता चाहती है कि चीन से बदला लिया जाए। बच्चा बच्चा, औरत, बूढ़े, जवान सब चाहते हैं कि चीन को उसके सबक सिखाया जाए। और मोदी जी कहते थे कि एक सर के बदले जो है 10 सर लाने चाहिए, आना चाहिए। तो हमारे जो है 20 जवान मरे हैं। तो उस हालत में जिस तरह से जवानों को मारा गया, उनको गोली या बारूद से नहीं मारा गया, उनको पीट पीट कर डंडे से जिसे कहते हैं कूच कूच कर मारा गया है। और ऐसी हालत में जो है हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि हम चीन के 200 नहीं 2000 सैनिकों को इसी तरह मार के दिखाएं, तब भारत का बदला पूरा होगा। तब भारत जो है गर्व से अपना जो है सर ऊंचा करके दुनिया में कह सकता है कि हमारे पास मोदी जैसा। लेकिन इतने दिनों मोदी जी ने कोई ना स्ट्रेटेजी बताई कि अब हम आगे क्या करेंगे, न चीन को कोई ऐसी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उसका मतलब समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो बताइए। देखिए, सैनिक ने तो बलिदान दे दिया। और उसके बाद वो ना तो पूछने आ रहा, लेकिन बलिदान व्यर्थ नहीं जाने का मतलब है कि उसके बलिदान का बदला जो है, मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप मुरैना और भिंड में जाएंगे तो बीहड़ में एक कहावत है कि जिसका बैरी जिंदा घर में है उसके जीवन को धिक्कार। तो बदला लेना जो है देश को लेना है। हम उनके ये मत समझिए कि हमारे 200 सैनिक मरे हैं, ये समझिए कि हर घर में घर का एक सदस्य मरा है। तो आपको बदला लेना है चीन से, और चीन से सिर्फ भाषणबाजी करके नहीं, शांति की बात करके नहीं लेना। हमें चीन को सबक सिखाना है ताकि वो आगे हिंदुस्तान की सरहद पर अपनी आंख जो है उठा भी ना सके। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब गोधरा में कांड हुआ तो तब मोदी जी ने कहा हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और 3000 लोग मारे गए। जब पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए तो मोदी जी ने कहा खून का बदला खून, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। और आज जब हमारे 20 जवान मारे गए हैं, और जवान नहीं मारे गए, ये सेना के लोग मारे गए, सेना के लोग मारे पहले जो थे सीआरपीएफ के लोग थे, ये भारत की सेना के कर्नल कोई डेथ हुई है। कर्नल के मरने का मतलब है कि भारतीय सेना का डेकोरेटेड जो ऑफिसर है, जिसको आगे कभी जनरल बनना था देश का, उसकी जिस तरह से मौत हुई है, तो उसका बदला जो है देश के 138 करोड़ लोग लेना चाहते हैं। और सरकार को आगे आकर इकट्ठा होकर ये कहना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या हुआ, हमारे साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ, चीन की ऐसी हिम्मत क्यों हुई। पिछले 46 दिन से चीन की सेना जो है हमारी क्षेत्र में आकर पेनांग जो हमारी झील है उस पर वो कब्जा कर रही थी और दूसरी जगह आगे बढ़ रही थी। तो हमारी सेना ने उनको रोकने के लिए
जब कदम उठाने शुरू किए तो दिल्ली की सरकार ने को उनको कहना चाहिए था कि तुम्हें खुली छूट है। आज सरकार कहती है कि खुली छूट है। खुली छूट जो है जवान को होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जवान की मौत अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार जो है अगर उसके हाथ बांधती है तो हम उसको जो है शहादत नहीं कह रहे, बल्कि हम उसे बलि का बकरा बना रहे हैं। आप कैसे समझते हैं कि जैसे चीन का जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, आप तो देख ही रहे हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो ऐसे में अगर चीन ने पूरे इन्वेस्टमेंट अपना खींच लिया, जैसे ही कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, तो फिर हिंदुस्तान का क्या होगा, भारत का क्या होगा? इकोनॉमी तो कल ही आपने देखा कि गवर्नमेंट ने 2 आदेश दे दिए कि BSNL जो है 4G के इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा, MTNL जो है 4G के इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा। हाँ। तो यहाँ भी आप देखिए कि BSNL के हाथ बांधे जा रहे हैं, हाँ। MTNL के हाथ बांधे जा रहे हैं, जियो को नहीं कहा जा रहा है कि तू नहीं खरीदेगा। तो यहाँ भी मोदी जी जो है अंबानी अडानी को आगे बढ़ाने की तुरप की चाल चल रहे हैं जी। और ऐसी हालत में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में अगर देश की आज़ादी और देश की स्वाभिमान की बात है तो चीन का इन्वेस्टमेंट गया भाड़ में। हिंदुस्तान को चाहिए कि पेटीएम हो, बैंक ऑफ चाइना हो, चीन का जो इन्वेस्टमेंट है उस सबको रोक देना चाहिए और चीन को हिंदुस्तान की शर्तों पर आकर गिड़गिड़ाना चाहिए कि हमें जो है हमें ये सुविधाएं चाहिए, तो हम भारत की ये बातें मानेंगे। इन्होंने तो अभी तक कोई बात ही नहीं की। एक हमारे ख्याल में अगर आप मंच पे खड़े होगे कोई चीज़ कह देते कि हम ऐसा कर लेंगे, वो अभी तक कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि भारत सरकार ने कुछ किया। जब हमला हुआ, हमले की पहली खबर आई कि 3 जवान मरे, तो खबर आई कि प्रधानमंत्री आवास में जो है बैठक हो रही है। फिर आया जी राजनाथ सिंह जी के घर पे बैठक हो रही है। फिर आया कि बिपिन रावत जी के यहाँ और डोभाल जी के यहाँ और गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है। यानी ये समय जो है लड़ने का और आगे बढ़ने का है। रोज़ आप बैठक करते रहेंगे और घर जाकर समोसे पकौड़ी खा के चले जाएंगे। तो मुझे एक वो शेर याद आता है पुराना कि कौम के गम में डिनर खाते हैं वो काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो अगर यही बात करनी है तो आप देश की जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए, बताइए कि हमें चीन को सबक सिखाने के लिए क्या कदम उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर कुमार जी कि आपने बड़ी विवाक बात कही है। आइंदा इसी मसले पर फिर हम आपके पास हाजिर होंगे, क्योंकि त्वरित प्रतिक्रिया हमें चाहिए थी, वो लिया आपसे। इसी के साथ हम चलते अपने स्टूडियो में वापस रविंदर कुमार जी के साथ फिर आने का वादा करते हुए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।